हेलो बच्चों, आज हम 10th क्लास साइंस का चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इनको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं अम्ल। इसका स्वाद खट्टा होता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इसका जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। ठीक है, इसके 3 पॉइंट हैं। स्वाद खट्टा होना, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं और इसका जलीय विलयन होता है, यानी अम्ल की जब जल के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो उसमें H+ आयन देता है। कुछ एग्जाम्पल है HCl, H2SO4, एसिटिक अम्ल और सिट्रिक अम्ल। ठीक है, एक एग्जाम्पल ले रखा है जो नींबू का है। नींबू के पास जब हम नीला लिटमस पत्र ले जा रहे हैं तो उसका लाल कलर हो जाता है, यानी अम्ल को शो कर रहा है। ठीक है, अब कुछ और एग्जाम्पल है। इसमें बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? वो है फॉर्मिक अम्ल, जिसको मेथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। दूध और दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। नींबू में होता है सिट्रिक अम्ल होता है। टमाटर में ओक्जेलिक अम्ल होता है। चींटी में होता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अम्ल की शॉर्ट फॉर्म है याद करने की, अनिल। ऐसे होता है अम्ल, नी से होता है नीला, ले से होता है लाल, यानी अम्ल है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। ठीक है, याद रखना ही। अब हम आगे चलते हैं जिसमें है अपना सांद्र अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या होता है? जिसमें अम्ल अधिक मात्रा में हो और जल कम मात्रा में हो, यानी कोई भी विलयन है उसमें अम्ल की मात्रा अधिक हो और जल की मात्रा कम हो, उसे हम कहते हैं सांद्र अम्ल। दूसरा है हमारा तनु अम्ल, जिसमें अम्ल कम मात्रा में हो और जल अधिक मात्रा में हो। ठीक है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, यानी विपरीत हैं। सांद्र अम्ल में अम्ल अधिक होता है, जल कम होता है। तनु अम्ल में अम्ल कम मात्रा में होता है और जल अधिक मात्रा में होता है तनु अम्ल में। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट पर, वो है अपना क्षारक। स्वाद में कड़वा होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जलीय विलयन में OH- यानी ऋणायन आयन देता है क्षारक। ठीक है, 3 पॉइंट है। स्वाद कड़वा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और जो क्षारक जल के साथ अभिक्रिया करेगा वो OH- यानी आयन देता है। ठीक है, छालनी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, छा से क्षारक, ले से लाल और नी से नीला, यानी छाल लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। कुछ एग्जाम्पल है सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब देखते हैं क्षार, यानी क्षारक और क्षार में क्या डिफरेंस है। दोनों एक नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं। ठीक है, याद रखना ये। क्षार क्या है? जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, यानी क्षारक क्या, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि साबुन में पाया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो साबुन में पाया जाता है। जब साबुन को जल के संपर्क में लाते हैं तो साबुन जल में घुल जाती है, तो इसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, याद रखना है ये। अगला है अपना पॉइंट सूचक। सूचक क्या होता है? सूचक वह होता है जो अम्ल व क्षार की उपस्थिति को दर्शाता है और साथ में उनका माध्यम बताता है कि कोई भी विलयन किस माध्यम में है, अम्लीय माध्यम में है या क्षार माध्यम में, उसका रंग और गंध के आधार पर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या है? सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को दर्शाता है और इनका रंग, गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। यह है सूचक का काम। ठीक है, अगला क्या है? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रकृति सूचक या प्राकृतिक सूचक। दूसरा है कृत्रिम या संश्लेषित सूचक, जिसको हम लेबोरेटरी में बनाते हैं। तीसरा है गंधीय सूचक, जिसको हम सूंघ के या स्मेल करके बता सकते हैं कि ये कौन सा अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं हम प्राकृतिक सूचक, जो पौधों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल है। पहला है लिटमस, दूसरा है हल्दी। लिटमस है जो अम्ल के संपर्क में आता है तो लाल होता है और क्षार के संपर्क में आने पर नीला दिखाई देता है। अब है हल्दी। हल्दी अम्ल के संपर्क में आती है तो पीला दिखाई देती है और क्षार के संपर्क में जैसे ही आती है तो वो लाल हो जाती है। जैसे हल्दी का एग्जाम्पल है, कई बार हम सब्जी खाते हैं, सब्जी खाते खाते हमारे कपड़ों पर गिर जाती है तो वो कपड़ा पीला हो जाता है। ठीक है, जैसे ही उस कपड़े को हम साबुन के संपर्क में ले जाते हैं तो वो लाल कलर का दिखाई देता है, यानी क्षार के संपर्क में आने पर उसका कलर चेंज हो जाता है।
ठीक है। अब हम लेते हैं सेकंड पॉइंट, वो है हमारा कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक जो हम खुद तैयार करते हैं, यानी जो लेबोरेटरी में केमिकल जो भी रसायन होते हैं उनके द्वारा जो तैयार किया जाता है वो हमारा होता है कृत्रिम सूचक। ठीक है, तो कृत्रिम सूचक में है ये रसायन द्वारा बनाए जाते हैं। इसकी एग्जाम्पल है, पहला है इसमें फिनोल्फथैलीन क्षार और दूसरा है मेथिल ऑरेंज। फिनोल्फथैलीन क्षार में क्या है, फिनोल्फथैलीन में क्या है कि फिनोल्फथैलीन क्षारक के संपर्क में आने पर, ठीक है, फिनोल्फथैलीन क्षारक के, यहाँ क्षारक आएगा, ठीक है, फिनोल्फथैलीन क्षारक के संपर्क में आने पर गुलाबी हो जाता है और अम्ल के संपर्क में आने पर कोई चेंज नहीं होता है, यानी कलरलेस होता है। इधर है क्षार और इधर है अम्ल, इधर भी ऊपर है क्षार और इधर है अम्ल, ठीक है। ये है अपना फिनोल्फथैलीन की पट्टी दे रखी है, ठीक है। जब इसको क्षार के संपर्क में लाते हैं तो इसका रंग गुलाबी हो गया, ठीक है, और जैसे ही इसको अम्ल के संपर्क में लाए तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, यानी कलरलेस हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल है अपना मिथाइल ऑरेंज है, जो क्षारक में होता है पीला, ठीक है, क्षारक में पीला होता है और अम्ल में लाल कलर का दिखाई देता है। जैसे ये मिथाइल ऑरेंज का एग्जांपल है, जैसे ये क्षार के संपर्क में आया तो इसका कलर चेंज हो गया, ये हो गया पीला, और जैसे ही अम्ल के संपर्क में आता है तो इसका कलर हो गया लाल, ठीक है। याद रखना और ध्यान देना, इन एग्जाम्पलों को याद रखना है। अगला है अपना गंधीय सूचक, यानी जिसे हम सूंघ के स्मेल करके बता सकते हैं कि ये अम्लीय माध्यम में है या क्षारीय माध्यम में, ठीक है। गंधीय सूचक में क्या है, जिन सूचक की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ठीक है। तो इसमें अब एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है प्याज का रस, दूसरा है वेनिला, तीसरा है लौंग का तेल। प्याज का रस क्या है, प्याज का रस जैसे अम्ल के संपर्क में आता है तो तीक्ष्ण गंध देता है और क्षारक के संपर्क में आता है तो कोई गंध नहीं देता है, ठीक है। वैसे ही वेनिला है, अम्ल के संपर्क में आकर तीक्ष्ण गंध देता है और क्षारक के संपर्क में कोई गंध नहीं देता है। लौंग का तेल है, वो भी अम्ल के संपर्क में आएगा तो तीक्ष्ण गंध यानी तीखी गंध देता है और क्षारक में कोई गंध नहीं देता है, ठीक है। अब अगला है अपना अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण, यानी केमिकल प्रॉपर्टी होती है, वो देखेंगे अम्ल व क्षारक की। जब धातु को अम्ल या क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उत्पाद में हमें क्या मिलता है वो देखेंगे। धातु में लेंगे हम सोडियम, पोटेशियम, जिंक, लोहा या आयरन, ये लेंगे, ठीक है। ये धातु के साथ हम अभिक्रिया करवाएंगे अम्ल या क्षारक की। पहले देखते हैं अम्ल के साथ। अम्ल और धातु की अभिक्रिया हो रही है तो लवण बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है, ठीक है। HCl प्लस में जिंक एग्जाम्पल में दोनों ने अभिक्रिया की तो बनाया जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनी, ठीक है। ऐसे ही हम क्षारक के साथ अभिक्रिया कराते हैं। क्षारक के साथ में क्षारक और धातु की अभिक्रिया कराते हैं तो लवण बन रहा है और साथ में हाइड्रोजन गैस बन रही है। एग्जाम्पल में है सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो जिंक के साथ अभिक्रिया करके सोडियम जिंकेट बना रहा है, ठीक है, सोडियम जिंकेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस बना रहा है, ठीक है। अब अम्ल व क्षारक की अभिक्रिया धातु के साथ कराई है तो उसमें हमें लवण और हाइड्रोजन गैस मिली है, तो उस हाइड्रोजन गैस को पहचानने के लिए हम एक हाइड्रोजन गैस परीक्षण करेंगे, ठीक है। हाइड्रोजन गैस परीक्षण में क्या है, हाइड्रोजन गैस से निहित परख नली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पोप की ध्वनि होती है, यानी पोप की ध्वनि निकलती है उससे। तो इस परीक्षण में देखते हैं, ये हमारा स्टैंड, ये हमारी टेस्ट ट्यूब यानी परख नली है, इसमें जिंक के टुकड़े हैं, साथ में तनु H2SO4 का सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। जैसे ही ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो एक गैस उत्पन्न होती है, ठीक है। उस गैस को बाहर ना निकलने के लिए हम एक कोर्क लगा देते हैं और कोर्क में एक पाइप फिट कर देते हैं, यानी जो गैस बनेगी वो पाइप के थ्रू जाएगी और पाइप के थ्रू बाहर निकलेगी, और इस पाइप को हम एक साबुन के विलयन
से बने हुए घोल में हम छोड़ देते हैं। जैसे ही इस पाइप को साबुन के विलयन में छोड़ते हैं तो धीरे 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 साबुन के बुलबुले निकलते हैं जो हाइड्रोजन गैस के होते हैं, यानी हाइड्रोजन से भरे साबुन के बुलबुले होते हैं। क्योंकि हाइड्रोजन गैस हल्की होती है तो वो ऊपर की तरफ ही बुलबुले उठते हैं। अब इन बुलबुलों के पास जैसे ही हम जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। जैसे ही फटफट की ध्वनि निकलेगी उन बुलबुलों से तो हम समझ जाएंगे कि इन बुलबुलों में हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अब हम देखेंगे अम्ल व क्षारक की धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। धातु बाइकार्बोनेट को हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, दोनों एक ही है। ठीक है, पहले देखते हैं अम्ल के साथ धातु कार्बोनेट, यानी धातु सोडियम ले ली हमने, सोडियम और साथ में इसको कार्बोनेट यानी धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। अम्ल है, अम्ल को धातु कार्बोनेट दोनों के साथ अभिक्रिया कराते हैं। अम्ल और धातु कार्बोनेट जब अभिक्रिया होती है तो लवण बनता है, CO2 गैस बनती है और साथ में जल बनता है। एग्जाम्पल में है HCl, सोडियम कार्बोनेट की जब अभिक्रिया हो रही है तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, साथ में CO2 गैस और जल निकल रहा है। ठीक है, ऐसे ही अम्ल धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कराते हैं। तो अम्ल धातु बाइकार्बोनेट दोनों अभिक्रिया करके लवण, CO2 गैस और जल का निर्माण कर रहे हैं। एग्जाम्पल में है HCl और NaHCO3, यानी धातु बाइकार्बोनेट दोनों की अभिक्रिया हो रही है तो लवण बन रहा है, CO2 गैस बन रही है और साथ में जल बन रहा है। ठीक है, अब क्या है कि क्षारक धातु कार्बोनेट धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है। अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ ओनली अम्ल क्रिया करता है, क्षारक अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, अब क्या है कि CO2 को चूने के पानी से प्रभावित करने पर पानी का रंग दूधिया हो जाता है, यानी जो CO2 गैस है उसको चूने के पानी में प्रभावित करेंगे तो पानी का रंग है वो दूधिया हो जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया देखते हैं। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसमें हम CO2 गैस प्रभावित कर रहे हैं तो बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, यानी दूध या पानी हो रहा है और ये बन रहा है हमारा जल। अब और अधिक मात्रा में हम CO2 प्रभावित करने पर ये जो अभिक्रिया हुई है कैल्शियम कार्बोनेट और जल निकला है, अब इसमें और अधिक हम CO2 ऐड कर देंगे। ये है अभिक्रिया। अगर इसमें और अधिक हमने CO2 ऐड कर दी तो क्या होता है, तो इसमें कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का निर्माण होता है जो कि कलरलेस, यानी जो इसका दूधिया रंग है वो गायब हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखिए, जैसे पानी में हम चीनी मिलाते हैं तो धीरे 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 चीनी घुलती है, चीनी बिल्कुल घुल जाती है तो उसका कलर बिल्कुल ही गायब हो जाता है। जैसे पानी होता है वैसे ही उसका कलर हो जाता है, यानी कलरलेस हो जाता है। ठीक है, अगला है हमारा अम्ल व क्षारक की एक दूसरे के साथ अभिक्रिया कराने पर क्या होता है। अम्ल व क्षारक एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो उदासीन हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं उदासीकरण अभिक्रिया। जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण व जल का निर्माण करते हैं। ठीक है, अम्ल व क्षारक दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो निर्माण क्या कर रहे हैं, लवण कर रहे हैं और जल कर रहे हैं। एग्जाम्पल में है HCl NaOH, दोनों की अभिक्रिया हो रही है तो लवण में बन रहा है NaCl और साथ में जल का निर्माण हो रहा है। अब हम देखेंगे अम्ल व क्षार की प्रबलता, यानी कौन सा अम्ल प्रबल है कौन सा दुर्बल है। ठीक है, उनको देखेंगे परसेंटेज के आधार पर। ठीक है, किसी क्षारक या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न H+ आयन या OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता यानी परसेंटेज पर निर्भर करती है। कोई भी अम्ल या क्षारक है उसकी जो प्रबलता यानी जो ताकत है वो H+ आयन और OH नेगेटिव आयनों की परसेंटेज पर निर्भर करती है। अम्ल व क्षारक की प्रबलता यानी ताकत हम एक सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। सार्वभौमिक या सार्वत्रिक सूचक क्या होता है, pH पत्र या pH स्केल होता है जिसके द्वारा हम H+ आयन को नापते हैं। ठीक है,
अब अगला है हमारा सार्वभौमिक सूचक या सार्वत्रिक सूचक। क्या है ये? यह अनेक सूचक का मिश्रण होता है। यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता या रंगों को प्रदर्शित करता है। यानी H+ आयन और जो रंग होते हैं उस स्केल में pH उसी आधार पर ये नापता है। ये है हमारा pH स्केल। ठीक है, ये 0 से लेके 14 तक है। ठीक है, 7 है, यहाँ से अम्ल है, शुरू हो रहा है अधिक मात्रा में, और यहाँ पर बेस है यानी क्षारक है। 7 नंबर पर उदासीन है यानी न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे जैसे हम बढ़ेंगे यहाँ पर जो pH स्केल है उसका कलर लाल है। जैसे 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 हम राइट साइड को जाते जाएंगे उधर उधर की साइड हमारा कलर चेंज होता जाएगा। ठीक है, अब साथ में इनके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं मैंने। जो सबसे अधिक अम्लीय होता है वो है बैटरी का एसिड होता है। फिर सेकंड नंबर पे स्टोमच एसिड जो हमारा अमाशय में एसिड होता है वो है। तीसरा है हमारा लेमन जूस यानी नींबू का जो रस, उसकी pH होती है। फिर विनेगर का होता है, फिर टोमेटो जूस होता है, फिर कॉफ़ी की 5 नंबर पर होती है, फिर मिल्क का यानी दूध की pH होती है 6 नंबर पर। फिर जो पानी है प्योर वाटर जो शुद्ध जल है जो हम पीते हैं उसकी pH होती है 7। ठीक है, यानी उदासीन होता है। फिर आती है ब्लड की pH, फिर बेकिंग सोडे की, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो हमारी एसिडिटी दूर करता है पेट की। ठीक है, उसकी pH होती है 10। अमोनिया उसकी होती है 11। साबुन है उसकी pH होती है 12। ब्लीच है उसकी होती है 13। और NaOH का जो सॉल्यूशन होता है उसकी pH होती है 14। ठीक है, अब ये स्केल है। स्केल में क्या है कि हम लेफ्ट से राइट की साइड जा रहे हैं, यानी इधर है H+ आयनों की सांद्रता अधिक है। धीरे 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 हम जैसे राइट साइड जा रहे हैं वहां पर OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता अधिक हो रही है और H+ आयनों की सांद्रता कम हो रही है। ठीक है, इसमें क्या है, जो pH 7 पर होती है तो तब माना जाएगा उदासीन। अगर pH 7 से कम होती है तो वो होता है अम्लीय माध्यम। अगर pH 7 से अधिक होती है तो वो होता है हमारा क्षारीय माध्यम। ठीक है, दैनिक जीवन में pH के महत्व, यानी अपनी जो डेली रूटीन लाइफ है उसमें pH का क्या महत्व है। पहला पॉइंट है हमारा शरीर 7 से 7.8 pH के बीच कार्य करता है, यानी क्षारीय माध्यम में कार्य करता है। 7 होता है वो न्यूट्रल होता है, और 7.8 यानी 7 से ऊपर हो गए वो उस pH पर हमारा शरीर कार्य करता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है वर्षा के जल का pH का मान 5.6 से कम हो जाता है तो अम्लीय वर्षा कहते हैं। जो वर्षा का जल है उसकी pH 5.6 के समथिंग होती है। अगर इससे भी कम अगर pH हो जाती है तो उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये अम्लीय वर्षा जैसे एग्जाम्पल में ले हम, वो जो हमारा ताजमहल है, ताजमहल अम्लीय वर्षा के कारण धीरे धीरे क्षतिग्रस्त हो रहा है। जो इमारत है, इमारत के जो पत्थर हैं धीरे धीरे अम्लीय वर्षा के कारण खराब होते जा रहे हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा मुंह के pH का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यानी अगर मुंह की pH 5.5 से कम हो जाएगी तो हमारे दांत है वो सड़ने गड़ने लग जाते हैं धीरे धीरे। ठीक है, चौथा है मधुमक्खी का अमल। जो मधुमक्खी के जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, अगर वो मधुमक्खी हमें डंक मार लेती है तो फॉर्मिक अम्ल छोड़ती है हमारी स्किन में, जिसके कारण हमें जलन व दर्द के महसूस होता है। पांचवा पॉइंट है हमारा अच्छी उपज के लिए पौधों को एक विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। यानी जो हम खेती करते हैं उसके लिए भी, पेड़ पौधे लगाने के लिए भी हमें एक अच्छी यानी विशिष्ट pH की आवश्यकता होती है। अगला है हमारा लवण। लवण में क्या है, जब अम्ल व क्षारक अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल में है HCl और NaH, दोनों अभिक्रिया कर रहे हैं तो लवण में NaCl और जल का निर्माण कर रहे हैं। आगे है लवण से रसायनों का निर्माण। उसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला है NaOH। NaCl के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर NaOH का निर्माण यानी NaOH उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इसकी जो रिएक्शन है, NaCl की अभिक्रिया करवाई जल के साथ तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, क्लोरीन गैस बन रही है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। एनोड पर बन रहा है क्लोरीन गैस, कैथोड पर बन रही है हाइड्रोजन गैस, और कैथोड के पास NaOH का विलयन बनता है। ये याद रखना, एनोड कैथोड। ठीक है, इन पर उपयोग क्या है, क्लोरीन
किस काम आता है? जल की स्वच्छता के लिए और पीवीसी के लिए। हाइड्रोजन गैस ईंधन के रूप में, NaOH ग्रीज हटाने के लिए यानी चिकनाहट हटाने के लिए, साबुन व कागज बनाने के लिए NaOH का उपयोग किया जाता है। अब सेकंड है अपना विरंजक चूर्ण, जिसका फॉर्मूला है CaOCl2, जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। निर्माण कैसे होता है? शुष्क बुझे हुए चूने यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शुष्क बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसकी अभिक्रिया करवाते हैं क्लोरीन गैस के साथ, तो इसका निर्माण होता है विरंजक चूर्ण का, और साथ में जल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। अब इसके उपयोग देखते हैं। वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन को साफ के लिए। सेकंड है कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा के विरंजन के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट है पीने के पानी को रोगाणुनाशक के रूप में। कई बार जो बड़ी बड़ी टंकियां होती हैं उनमें पानी कई दिनों का स्टोर होता है, उस पानी को साफ करने के लिए समय समय पर ब्लीचिंग पाउडर उसमें डालते रहते हैं, जिससे पानी में कोई बैक्टीरिया ना फैले। तीसरा है बेकिंग सोडा, जिसका फॉर्मूला NaSCO3, ठीक है। यह एक दुर्बल असंक्षारक है। अभिक्रिया क्या है इसकी? NaCl, CO2, H2O और NH3, ये एक दूसरे से अभिक्रिया करके NH4Cl और NaSCO3 यानी बेकिंग सोडा का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब क्या है, खाना पकाते समय या गर्म करने पर बेकिंग सोडे को सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2 गैस का निर्माण करता है। ये हमारा सोडियम कार्बोनेट, ये जल और ये CO2, ये हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है। अब है बेकिंग सोडे का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग सोडा प्लस में टार्टरिक अम्ल होता है, ठीक है। दूसरा है एंटासिड के रूप का एक संगठक होता है ये, ठीक है। तीसरा है अग्निशामक में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब आता है चौथा अपना धोने का सोडा, जिसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2। ये फॉर्मूले याद रखने इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त होता है, ठीक है। ये है सोडियम कार्बोनेट, इसकी अभिक्रिया करवाते हैं जल। अब ये दोनों अभिक्रिया करके बनाते हैं धोने का सोडा। उपयोग क्या क्या है? पहला है कांच साबुन एवं कागज उद्योग में होता है। दूसरा है घरों में साफ सफाई के लिए उपयोग किया जाता है धोने के सोडे का। तीसरा है जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए उपयोग किया जाता है। जल की जो कठोरता होती है उसको दूर करता है धोने का सोडा। पांचवा है अपना प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। इसका फॉर्मूला CaSO4.12H2O। इसमें क्या है, जिप्सम को 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर यह जल के अणु त्याग कर कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट बनाता है, यानी ठीक है ये बनेगा। अब इस सफेद चूर्ण को जल में मिलाने पर यह फिर से जिप्सम बन जाता है, यानी जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है इसमें वापस से पानी मिलाएंगे तो ये वापस से जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसका उपयोग देखेंगे। टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थित करने के लिए, खिलौनों तथा सजावट का सामान बनाने में, और दीवार की सतह को चिकना करने पर। जो हमारे हड्डी यानी हाथ या पैर की हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है तो उस हड्डी को यथास्थिति में फिक्स करने के लिए भी प्लास्टर का उपयोग किया जाता है। खिलौनों जो सजावट का सामान होता है आजकल वो भी प्लास्टर से बनाए जा रहे हैं, और अपने जो घरों की दीवार होती है उसको चिकना या स्मूथ बनाने के लिए भी प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है अपना क्रिस्टलन का जल। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। यानी कोई भी साल्ट या लवण है उसमें एक जल की जो अणु होते हैं उसकी निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन का जल कहते हैं। उदाहरण में देखो ये है CuSO4.5H2 है, तो इसमें 5H2 है, यानी जो ये जल के अणुओं की एक निश्चित अणुओं की संख्या फिक्स है इस साल्ट के अंदर, तो इसे ही हम कहते हैं क्रिस्टलन का जल, ठीक है। अगला है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी धात्विक ऑक्साइड धातु के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हो, उसमें है CuOMgO, ठीक है। धातु ऑक्साइड को क्षारक भी कहते हैं, इन्हें क्षारक भी कहते हैं। अभिक्रिया क्या है, धात्विक ऑक्साइड प्लस में अम्ल
क्या बना रहे हैं, दोनों मिलकर लवण बना रहे हैं और साथ में जल बना रहे हैं। धात्विक ऑक्साइड में CuO यानी कॉपर ऑक्साइड और HCl दोनों अभिक्रिया करके बना रहे कॉपर क्लोराइड और जल का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है, यानी कॉपर क्लोराइड बनेगा लवण के रूप में तो जो वो विलयन होगा उसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी नीला कलर हो जाएगा। अब है अपना क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। अधात्विक यानी अधातु, ठीक है, अधातु कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन जोड़ दिया तो ये होगा अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जाम्पल में क्या है अब देखते हैं इसको। क्षारक की अभिक्रिया अधात्विक ऑक्साइड के साथ करवाते हैं तो लवण का और जल का निर्माण होता है। ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे चूने का पानी भी कहते हैं, इसकी अभिक्रिया करवाई CO2 गैस के साथ करवाई तो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण हुआ जो लवण है और साथ में जल का निर्माण हो रहा है इसमें। अगला है अपना जलीय विलयन में अम्ल तथा क्षारक। पहला है अम्ल। जल की उपस्थिति में अम्ल H+ आयन उत्पन्न करता है। H+ आयन H3O+ यानी हाइड्रोनियम आयन के रूप में पाए जाते हैं। यानी क्या है, जल की उपस्थिति में यानी जो जल है उसकी उपस्थिति में जो अम्ल है वो H+ आयन देगा और जो H+ आयन है वो H3O+ आयन में पाया जाता है। H+ आयन में रूप में स्टेबल नहीं होता है। यहाँ है देखो, H+ आयन इस रूप में स्थायी नहीं होता है, इसे स्टेबल करने के लिए ये H3O+ के रूप में स्थायी होता है। यहाँ है H+ आयन जो अम्ल है, ठीक है, इसकी अभिक्रिया करवाई जल के साथ तो ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, ये है HCl की अभिक्रिया करवा रहे हम जल के साथ तो इसमें क्या है, हाइड्रोनियम आयन बना है और साथ में क्लोराइड आयन जो ऋणायन है इसके रूप में बाहर निकल गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला है अपना जलीय विलयन में अम्ल या क्षारक। क्षारक देखते हैं, अम्ल अपने देख लिया, अब देखेंगे क्षारक। क्षारक जल की उपस्थिति में OH- आयन देता है। ठीक है, एग्जाम्पल में देखते हैं, ये हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके अभिक्रिया करवा रहे हैं जल की उपस्थिति में तो Na+ और OH- आयन दो आयनों में ये टूट जाता है, यानी जो क्षार है वो जल की उपस्थिति में OH- यानी ऋणायन आयन दे रहा है इसका जलीय विलयन में। ठीक है, जल के साथ अम्ल व क्षारक मिलाते समय क्या क्या सावधानी होनी चाहिए, यानी जब हम जल में अम्ल व क्षारक मिलाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, इसमें हमेशा अम्ल व क्षारक को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। अगला क्या है कि यह प्रक्रिया बहुत ऊष्माक्षेपी होती है, यानी बहुत ज़्यादा ऊष्मा देती है, यानी इसमें इसका तापमान अधिक हो जाता है, इसलिए कांच पात्र लगातार हिलाते रहना चाहिए। जिस कांच के पात्र में जो हम ये अभिक्रिया करा रहे हैं उसको हम धीरे धीरे हिलाते रहना चाहिए जिससे हमारे जो अभिक्रिया करा रहे हैं वो सुरक्षित हो। ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जो इसके पीछे के अभ्यास प्रश्न है वो हम अगले पार्ट में कराएंगे। अगर कोई भी गलती हुई हो तो वो मुझे कमेंट करके बताएं कि इससे हम और भी ज़्यादा अच्छी तरह इस वीडियो में सुधार कर सके। ठीक है, धन्यवाद।